सोचिए, किसी भी देश की पहचान क्या होती है? उसका संविधान। और संविधान की पहचान, वो है उसकी प्रस्तावना। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये तो हमारे संविधान का, कह सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड है, उसकी आत्मा है। तो चलिए आज इसी आत्मा को और करीब से जानते हैं। और ये रही वो प्रस्तावना। हम भारत के लोग, इन शब्दों के साथ ही हमारे देश की पूरी नींव रखी गई है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो वादा है जो हमने खुद से किया था। पर सवाल ये है कि इन भारी भरकम और शक्तिशाली शब्दों का असल में मतलब क्या है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। अच्छा, तो इस प्रस्तावना की पूरी ताकत को समझने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका है इसे इसके 4 मेन पिलर्स यानी 4 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखना। यही 4 स्तंभ हैं जो प्रस्तावना की पूरी इमारत को खड़ा करते हैं। तो ये 4 हिस्से हैं क्या? असल में प्रस्तावना 4 बड़े सवालों का जवाब देती है। पहला, संविधान को अधिकार या शक्ति कहाँ से मिलती है? जवाब एकदम साफ है, हम भारत के लोग। दूसरा, भारत की प्रकृति कैसी होगी, मतलब ये देश कैसा होगा? तीसरा, इस संविधान के उद्देश्य क्या हैं, जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, ये सब। और चौथा और आखिरी, इसे अपनाया कब गया? तो वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। बस यही 4 चीजें प्रस्तावना का पूरा ढांचा है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि प्रस्तावना भारत के कैरेक्टर को, उसके स्वरूप को कैसे डिफाइन करती है। इसमें 5 खास शब्द हैं और यकीन मानिए हर एक शब्द का अपना एक बहुत गहरा मतलब है। पहला शब्द है संप्रभु यानी सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत पूरी तरह से आज़ाद है। हम अपने देश के अंदरूनी और बाहरी मामलों के फैसले लेने के लिए किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं है। सारे फैसले हमारे अपने होंगे। दूसरा शब्द है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये शब्द ओरिजिनल प्रस्तावना में नहीं था, इसे 1976 में जोड़ा गया। और हमारे यहाँ समाजवाद का मतलब है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक मिक्सचर है। इसका मकसद क्या है? गरीबी, बीमारी और मौकों में जो गैर बराबरी है उसे खत्म करना। समाजवादी के साथ ही एक और शब्द जोड़ा गया 1976 में, धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर। इसका मतलब भी बहुत साफ है, देश का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। देश की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और सबको बराबर का सम्मान और सपोर्ट मिलेगा। फिर आता है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। ये तो हम सब जानते ही हैं। इसका मतलब है कि असली ताकत जनता के हाथ में है। हमारे देश में एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। मतलब हम अपने नेता चुनते हैं, वो सरकार बनाते हैं और फिर वो सरकार हमारे प्रति जवाबदेह होती है। और 5वां शब्द है गणराज्य यानी रिपब्लिक। अब देखिए, लोकतंत्र और गणराज्य में एक छोटा सा फर्क है। लोकतंत्र में सरकार जनता चुनती है, लेकिन गणराज्य में देश का जो मुखिया होता है, हेड ऑफ स्टेट, वो भी चुना जाता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति, उनका पद खानदानी नहीं है किसी राजा की तरह, उन्हें भी एक फिक्स टर्म के लिए चुना जाता है। तो जैसा हमने अभी बात की, 1976 में 42वें संशोधन से एक बहुत बड़ा बदलाव आया। आप देख सकते हैं, 1976 से पहले भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता था, लेकिन संशोधन के बाद 2 नए शब्द जुड़ गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो ये सिर्फ 2 शब्द नहीं जोड़े गए, बल्कि देश के चरित्र को और भी ज्यादा साफ तौर पर दुनिया के सामने रखा गया। तो ये तो हो गई भारत की प्रकृति की बात। अब प्रस्तावना के उस हिस्से पर आते हैं जो हर नागरिक से 4 बड़े वादे करता है। ये वो महान आइडियल्स हैं जिन्हें पाना ही हमारे संविधान का सबसे बड़ा मकसद है। और ये 4 वादे कौन से हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। कह सकते हैं कि ये हमारे संविधान की आत्मा है। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वो मंजिल है जिसकी तरफ देश को बढ़ना है। चलिए एक एक करके इनका मतलब भी समझते हैं। पहला है न्याय यानी जस्टिस। और यहाँ सिर्फ कोर्ट कचहरी वाले न्याय की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। मतलब समाज में किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबको आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले और राजनीति में भी सबकी बराबर की हिस्सेदारी हो। दूसरा वादा है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। हमें सोचने की, अपनी बात कहने की, किसी भी धर्म को मानने की और पूजा करने की पूरी आज़ादी है। पर हाँ, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। कुछ जायज़ वजहों पर इस पे रोक भी लगाई जा सकती है। तीसरा है समता यानी इक्वालिटी। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर है।
सबको बराबर का स्टेटस और बराबर मौके मिलेंगे और किसी भी आधार पर भेदभाव करना पूरी तरह से मना है। ये हमारे संविधान का एक बहुत ही बेसिक और जरूरी वादा है। और चौथा और आखिरी वादा है बंधुता, यानी फ्रेटर्निटी। मतलब हम सब भारतीयों में आपसी भाईचारे की भावना हो, ताकि हर एक इंसान की डिग्निटी बनी रहे और साथ ही देश की एकता और अखंडता भी बनी रहे। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ अखंडता शब्द भी 1976 में ही 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। तो हमने प्रस्तावना के सारे आदर्शों और वादों को तो समझ लिया, पर अब आता है एक बहुत बड़ा और शायद सबसे पेचीदा कानूनी सवाल। इसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है? क्या ये असल में संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? जी हाँ, यही वो सवाल था जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सालों तक बहस चलती रही। क्या प्रस्तावना सिर्फ एक सुंदर सा इंट्रोडक्शन है या फिर ये संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता? इस एक सवाल ने हमारे देश के कानूनी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस पूरी कानूनी कहानी को देखते हैं। शुरुआत हुई 1960 में बैरूबारी यूनियन केस से। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पलट दिया और कहा कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में तो कोर्ट ने इसे संविधान का एक अभिन्न अंग, मतलब एक इंटीग्रल पार्ट घोषित कर दिया। तो आखिरकार फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, और क्योंकि ये हिस्सा है तो आर्टिकल 368 के तहत इसमें बदलाव भी किया जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। वो शर्त ये है कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर यानी इसके मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य थे KM मुंशी। उन्होंने इस पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से एक लाइन में कह दिया था। उन्होंने कहा, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। मतलब ये एक तरह से हमारे देश की कुंडली है जो बताती है कि हमारा देश कैसा होगा और इसे किस रास्ते पर चलना है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। प्रस्तावना में लिखे ये महान शब्द न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, क्या ये सिर्फ संविधान की किताब में लिखे खूबसूरत आदर्श हैं या फिर ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।